साथियों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा अतीत का दबाव किस तरह से पंडित जी के ऊपर था, और यह दबाव सही भी था, क्योंकि जब आप कुछ लिखेंगे, जब आप किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, तो आपको उसके अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है। और नेहरू जी इसी अतीत को जानना चाह रहे थे कि हम जिस भारत को लिखने जा रहे हैं, उस भारत का अतीत क्या रहा। इसी क्रम में बच्चों हम आगे देखेंगे तलाश का अर्थ क्या होता है। तलाश का अर्थ है खोज करना, छानबीन करना, तहकीकात करना। उसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत के अतीत की झांकी, कि भारत का अतीत कैसा रहा है, भारत का अतीत कैसा है। बच्चों, यह जानना जरूरी क्यों है? ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि नेहरू जी भारत की जो तात्कालिक स्थिति थी, उस स्थिति से काफी दुखी थे। वे भारत को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहते थे, और वे इस बात को समझना चाह रहे थे कि भारत की जो स्थिति अभी है, क्या हमेशा इसकी यही स्थिति थी, कि प्राचीन काल में इसकी स्थिति कुछ अलग थी। और वे इस बात को स्वीकार करते थे कि भारत की स्थिति जिस तरह से उस समय थी, उस समय उसके पहले प्राचीन काल में उसकी स्थिति वैसी नहीं थी। इस बात को वे मानते थे, और उसी स्थिति के बारे में जानना चाह रहे थे कि भारत का जो संबंध था विश्व के अन्य देशों के साथ, उस समय की जो पश्चिमी जो कंट्री थी, जो यूरोपीय कंट्री थी, जो काफी विकास कर रही थी, विकसित हो चुकी थी, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे वह बढ़ रही थी, तो वे जानना चाह रहे थे कि भारत किस प्रकार से उसके साथ तालमेल बैठा पा रहा था कि नहीं। आखिरकार भारत का संबंध पश्चिमी देशों से किस प्रकार था। बच्चों, ये जानना जरूरी इसलिए भी था, कहा जाता है कि भारत की सभ्यता, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध रही है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के व्यापार बहुत ही प्राचीन काल से होते हुए आ रहे थे, लेकिन ये सभी बातें जिस प्रकार से हम अभी सुनते हैं, वैसे नेहरू जी ने भी सुना था। और नेहरू जी इसी बात को जानना चाह रहे थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और इसीलिए वे इन तमाम चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता आपने सुनाई होगा, हड़प्पाई सभ्यता, जो कि बहुत ही महानतम सभ्यता रही है विश्व की। तो वह जानना चाहते हैं कि सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार से ये थे, क्योंकि वे इस बात को स्वीकार करते थे कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत ही समृद्ध रही है। जब उन्होंने सिंधु घाटी को देखा, जब उन्होंने वहां के महानगरों को देखा, जब उन्होंने वहां की जो प्रणाली थी, वहां का जो उन्होंने सिस्टम था, जो वहां का शहरी सिस्टम था, वहां का जो वहां की जो व्यवस्थाएं थी, उसे देख करके वे चौंक गए। और केवल वो ही नहीं चौंके, बल्कि जितने भी इतिहासकार हुए हैं, जिस काल में सभ्यताएं तो कई मिली हैं, ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, पर जितनी समृद्ध पावरफुल सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता थी, उतनी और कहीं की नहीं मिली। यह उस समय की बात है जिस समय लोग जीवन जीना जानते नहीं थे। उस समय में इतनी अच्छी शहर नियोजन प्रणाली, इतना व्यवस्थित सब कुछ था। यह बात एक आम व्यक्ति की तरह नेहरू जी को भी झकझोर रही थी और जानने को मजबूर और विवश कर रही थी।
मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो दूर सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने कश्मीर के साथ खून के रिश्ते ने मुझे उनकी और विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया, हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पुरानी कथाएं एकत्र हैं। इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में उन्होंने बहुत सारे साक्ष्यों को खंगालने का प्रयास किया है, टटोलने का प्रयास किया है। बच्चों, ये साक्ष्य क्या होते हैं? ये वे साक्ष्य सबूत होते हैं, वे प्रमाण होते हैं जिस प्रमाण पर आप अतीत का अध्ययन कर पाते हैं, अर्थात रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, रिसोर्सेस ऑफ नॉलेज। बच्चों, जब आप किसी के अतीत के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको साक्ष्यों को ढूंढना पड़ेगा। बच्चों, साक्ष्य जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा बच्चों जिसे कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य, और तीसरा जिसे कहते हैं कलात्मक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हमें काम आते हैं खंडहर, महल, राजमहल, ऐतिहासिक में लिखे हुए विवरण, जो प्रमुख यात्री भारत आए हुए थे या जो भारत के प्रमुख कवि थे, कालिदास आदि जो कवि थे भारत में, चाहे वो कल्हड़ हो, राजतरंगिणी जिन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है, और जो ऐसे अलबरूनी, फाहियान, हुएनसांग, इत्सी, ये सब जो यात्री आए थे भारत में, उन्होंने जो कुछ लिखा, नेहरू जी ने उन सबों को खंगालने का प्रयास किया। उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने जो पश्चिमी नदियां बहती है, सिंधु आदि जो नदियां हैं, उन नदियों के ऐतिहासिक तत्व का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भले कुछ भी हो पर गंगा तब भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ये आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण